और बैंक गारंटी अगर इन्वोक होती हैं तो बैंक की क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी लॉज हैं और या सेक्शंस हैं जो बैंक गारंटीज़ को कवर करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन बैंक को रखने होते हैं, क्या क्या चीज़ें बैंक को ध्यान में रखनी होती हैं बैंक गारंटी इशू करने से पहले। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, शुरू से अंत तक बने रहें साथियों। डेफिनेशन पे जाने से पहले एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि हम बैंक गारंटी एक्चुअली क्या होती है। मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं जो एक बैंक के कस्टमर हैं, एक दूसरे मिस्टर बी हैं। अब मिस्टर बी क्या है, कोई मशीनरी बनाते हैं, और मिस्टर ए जो हैं उनकी भी कोई फैक्ट्री है जिसमें उस मशीन की उन्हें ज़रूरत है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए कि आप मुझे मशीन ये दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मिस्टर बी कहते हैं कि मशीन मैं आपको बेच दूंगा, जो सेलर है वो कहते हैं कि मैं आपको मशीन बेच दूंगा, लेकिन मैं मशीन आपको 1 करोड़ रुपए की दूंगा। अब मिस्टर ए के पास जो है, जो परचेज़र हैं, जो ख़रीदार हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है अभी। तो वो कहते हैं मुझे आप 60 डेज़ का या 30 डेज़ का या 60 डेज़ का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, जो भी उनको लगता है कि इतने समय मेरे पास पैसे होंगे, उतना टाइम वो मांगते हैं मिस्टर बी से, जो सेलर हैं। तो सेलर ये कहता है कि आप ठीक है, आप मुझसे 60 दिन का टाइम मांग रहे हैं, 2 महीने का। तो पहली बात तो यह है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ कि आप 2 महीने बाद मुझे पैसे जो हैं वो दे देंगे। मान लीजिए 1 करोड़ की मशीन थी, तो 1 करोड़ रुपए आप मुझे 2 महीने में दे देंगे, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ। अब एक तो ट्रस्ट का इशू आ गया। दूसरा, वो कहता है कि 1 महीने तक, 2 महीने तक जब आप पैसे नहीं देंगे तो मैं उस पर इंटरेस्ट भी लगाऊंगा। तो वो भी इशू आ गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या तो मिस्टर ए जो है, जो ख़रीदार हैं, या तो वो 2 महीने तक इंतज़ार करें, लेकिन उनको कोई ऑर्डर मिले हुए हैं, उनको वो मशीन चाहिए ताकि उनकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो ऐसे केस में जो है एक थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, जो कि एक बैंक होता है। और जो खरीदार जो बेचने वाला है, सेलर जो है, वो कहता है कि ठीक है, आपके पास 1 करोड़ अभी नहीं है, आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे तो उधार नहीं दूंगा, आपको मुझे बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, कि कोई बैंक आपकी गारंटी ले कि अगर आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट नहीं करोगे तो वो बैंक मुझे पेमेंट करे। अच्छा, अब ये जो खरीदार हैं ये मिस बैंक के पास जाएंगे, अपने बैंक के पास गए, उनसे कहा कि ऐसा है, मुझे ये मशीन ख़रीदनी है मिस्टर बी से, और मुझे 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी आप इशू कर दीजिए। तो बैंक इनसे कहेगा कि मैं हम गारंटी तो इशू कर दें, लेकिन उसके बदले में हम सिक्योरिटी रखेंगे। कोई भी बैंक किसी के बिहाफ पे गारंटी क्यों लेगा, वो तभी लेगा जब उसके पास सिक्योरिटी होंगी। बैंक को भी पता है कि अगर पैसे ये नहीं देंगे तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास सिक्योरिटी है, हम उनसे पैसा वसूल कर सकते हैं। तो बैंक उनसे उनकी गारंटी इशू कर देता है 1 करोड़ की। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो 1 करोड़ की बैंक गारंटी इशू हो जाती है, और वो बैंक गारंटी जो सेलर हैं मशीन के, जो मशीन बेच रहे हैं, उनके पास पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से सेलर भी खुश कि उसको बैंक गारंटी मिल गई। उसको जो है, अगर बायर नहीं भी देगा पैसा, तब भी उसका पैसा मरेगा, डूबेगा नहीं, उसको बैंक पेमेंट करेगा। बायर भी खुश है क्योंकि उसका काम हो गया, उसको टाइम पे मशीन मिल गई, अब उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। बैंक को क्या बेनिफिट है, बैंक उस पर जो है अपना कमीशन, अपना जो फीस है वो चार्ज करेगा। तो इस तरह से तीनों का ही इसमें फ़ायदा होता है, विन विन सिचुएशन होती है। और टाइम जब पूरा हो गया उसके बाद में जो बायर है वो थर्ड, मान लीजिए 60 डेज का टाइम है, 60 डेज बाद, अगर दिन के बाद अगर जो बायर हैं जिन्होंने मशीन ख़रीदी है वो पेमेंट कर देते हैं, तो सब कुछ ओके रहता है। वो जो बैंक गारंटी इशू करी थी वो पेमेंट होने के बाद वो वॉइड हो जाती है, और एक तरह से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर जो बायर जो हैं वो फेल कर जाते हैं अपनी पेमेंट करने में, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उस केस में ड्यू डेट पे बैंक को जो गारंटी जो है वो इन्वोक हो जाती है। वो क्लेम करता है सेलर कि भाई इन्होंने तो पेमेंट की नहीं। अब वो बैंक के पास जाता है कि आप मुझे पेमेंट करो। तो बैंक उसको फिर पेमेंट करता है ड्यू डेट पे, क्योंकि बैंक ने गारंटी ली होती है, तो बैंक पेमेंट करता है। और बाद में फिर बैंक जो है अपना जो कस्टमर है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने गारंटी इशू करी थी, जो बायर थे जिसके बिहाफ पे बैंक ने गारंटी इशू करी थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो एफडीआर हैं और सिक्योरिटीज़ हैं, उनसे वो वसूल करता है। तो ये तो एक सिंपल जो प्रोसीजर है वो है। अब इसी में साथियों जो पर्सन है, मान लीजिए वो सेलर की जगह कोई गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है जो कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, वो ठेका दे रहे हैं और उसमें उनको बैंक गारंटी चाहिए।
कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो टेंडर जब निकालते हैं तो जितने लोग अप्लाई करते हैं उनसे कहते हैं कि आप कुछ जो है हमारे यहाँ बैंक गारंटी जमा कराइए कि हमने जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का या रोड का कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो आप समय से कंप्लीट करोगे। ऐसा तो नहीं है आप थोड़ा बहुत बस टेंडर आपको हम दे देंगे, उसके बाद आप थोड़ा बहुत काम करोगे छोड़ के बैठ जाओगे। तो ऐसे केस में क्योंकि गवर्नमेंट का जो काफ़ी लॉस होता है, टाइम ख़राब होता है, तो वो चाहते हैं कि जेन्युइन जो पर्सन है वही कॉन्ट्रैक्ट ले। तो इसीलिए वो अपने यहाँ बैंक गारंटी रखवाते हैं कि अगर इन्होंने अपना काम छोड़ा या समय पे काम नहीं किया तो वो क्या है, जो बैंक गारंटी है वो इन्वोक हो जाएगी, उतना पैसा वो बैंक से क्लेम करेंगे। तो ये सब हैं साथियों। अब डेफिनीशन हम इसकी देखते हैं जो बुक के हिसाब से जो डेफिनीशंस हैं। A guarantee given by bank to third person to pay him certain sum on behalf of bank customer on customer failing to fulfill any contractual or legal obligation towards third person। एक ऐसी गारंटी है जो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे लेता है, इशू करता है और किसी थर्ड पर्सन के फेवर में, और किसी थर्ड पर्सन को ये वादा करता है, गारंटी करता है कि अगर उसका कस्टमर जो है, बैंक का कस्टमर जो है, अगर वो अपना ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी जगह बैंक जो है उसके ऑब्लिगेशन के बदले में जो लायबिलिटी है वो पे करेगा। जितने अमाउंट की बैंक गारंटी बैंक लेता है उतने अमाउंट पे करेगा। A bank guarantee is a type of financial backstop offered by a lending institution. The bank guarantee means that lender will ensure that the liabilities of the debtor will be met। तो बैंक गारंटी जो है एक तरह से फाइनेंशियल बैक स्टॉप है जो कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन देता है। और बैंक गारंटी कहती है कि लेंडर जो है वो इंश्योर करेगा, जो बैंक है वो इंश्योर करेगा कि लायबिलिटी जो है डेप्टर की या जो परचेज़र है जिसको, या बैंक का कस्टमर है जो, उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो मीट करी जाएँ। अब ये 3 तरह की हो सकती हैं साथियों बैंक गारंटी जो होती हैं नॉर्मली। पहली होती है फाइनेंशियल गारंटी। दीज आर गारंटीज इशूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर इन ल्यू ऑफ द कस्टमर बीइंग रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कैश सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी। अब ये जो है, जो जहाँ पे फाइनेंशियल गारंटी जो दी जाती हैं वो वहाँ पे दी जाती हैं जहाँ पे अर्नेस्ट मनी की रिक्वायरमेंट होती है या कैश सिक्योरिटी जो रखी जाती है। मोस्टली जो टेंडर लेते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उस केसेस में ये गारंटी दी जाती है। मोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आस्क फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड एंड दिस ईएम इज़ जनरली गिवन इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से पहले अर्नेस्ट मनी की डिमांड करते हैं कि इतनी अर्नेस्ट मनी आपको डिपॉजिट करके रखनी है, और वो अर्नेस्ट मनी मोस्टली जो है वो बैंक गारंटी की फॉर्म में डिपॉजिट की जाती है। परफॉर्मेंस गारंटी दूसरी तरह की दूसरी टाइप की गारंटी जो है, पहली फाइनेंशियल है, दूसरी परफॉर्मेंस गारंटी है। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती हैं? दीज आर गारंटी इशूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर वेयर बाय द बैंक एश्योर्स a third party that the customer will perform the contract entered into by the customer as per the condition stipulated in the contract, failing which bank will compensate the third party up to which the amount is specified in the guarantee। अब परफॉर्मेंस गारंटी साथियों क्या है? मान लीजिए कोई टेंडर कोई मिल गया, कोई ठेका किसी पर्सन को मिल गया, या कोई काम मिला है कि भाई उसको उतना प्रोजेक्ट बना के देना है, वो बिल्डिंग बना के देनी है किसी ठेकेदार को, या इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट है, कोई काम है जो उसको करके देना है, और उसके कुछ नॉर्म्स हैं कि एज़ पर इतने इतने नॉर्म्स के हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसके हिसाब से काम करके देना है। तो वो ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो ऐसी तरह की जो ठेका देने वाली एजेंसीज़ हैं वो बैंक गारंटी उसमें भी मांगते हैं कि वो हमारा जो पर्सन जो जिसको उन्होंने ठेका दिया है, जिसको काम दिया है, वो अपने परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर करेगा, जो एज़ पर जो कॉन्ट्रैक्ट उनका आपस में हुआ है उसके मुताबिक ही वो पूरा काम करके देगा, जितने जो समय मिला है, जो कंडीशंस उसमें लगी हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर वो प्रॉपर उस समय उन शर्तों पे खरा नहीं उतरता है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं करके देता है, तो फिर जो है जो नुकसान उस पार्टी को होगा उस नुकसान को कंपनसेट करेगा बैंक। तो इसीलिए वो बैंक गारंटी मांगते हैं, और जितने अमाउंट की बैंक गारंटी इशू की जाती है उतने तक अमाउंट का कंपनसेट बैंक करने की गारंटी लेता है कि अगर वो उसका जो कस्टमर है वो अगर परफॉर्म नहीं करता है, या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसके बदले में बैंक जो है वो कंपनसेट करेगा, और जितना बैंक गारंटी में अमाउंट है उतने तक का लॉस जो है वो बैंक बियर करेगा। These guarantee are usually issued by bank on behalf of customers who have entered into the contract to do certain things on or before a given date।
तो वही है साथियों, ये जो गारंटी हैं यूजुअली उन लोगों के, जो इस तरह के कस्टमर जो बैंक के होते हैं, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और कुछ काम जिन्होंने हाथ में लिया होता है या वादा किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हमें ये काम जो है, ये टास्क जो है वो इतने समय में पूरा करेंगे, इस डेट तक पूरा करेंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जनरली, तो उनके बिहाफ पे बैंक जो है वो बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी जारी करता है। अब डेफर्ड पेमेंट गारंटी साथियों क्या होती है? डेफर्ड पेमेंट गारंटी वही है जो हमने फर्स्ट सबसे शुरू में जो एग्जांपल देखा था। दिस टाइप ऑफ गारंटी is required when a customer on credit purchases goods or machinery and payment is to be made in installment on specified dates। अब ये वही है साथियों कि कोई सामान क्रेडिट पे परचेज़ किया है, जैसे हमने देखा था कि मिस्टर ए जो बायर हैं उन्होंने मशीनरी खरीदी थी मिस्टर बी से, तो उन्होंने बैंक गारंटी 1 करोड़ की दी थी मिस्टर बी को। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि वो मिस्टर ए जो हैं वो कहते हैं कि मैं एक साथ 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाऊँगा आपको, और मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स में मैं आपको पैसा दूंगा 2 साल के 2 साल तक, थोड़ा थोड़ा हर महीने इतना इतना पैसा करके आपको 2 साल तक दे पाऊंगा या 1 साल तक दे पाऊंगा। तो उस केस में भी जो इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं और स्पेसिफिक डेट्स हो जाती हैं कि इतनी इतनी डेट पे इतना इतना पैसा जो है वो दिया जाएगा। अगर वो इंस्टॉलमेंट जो है अंडरटेकिंग उसमें बैंक देता है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट जो है वो बायर के द्वारा नहीं दी जाती हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं की जाती है, डेफर हो जाता है पेमेंट, तो उस केस में जो वो इंस्टॉलमेंट हैं ड्यू जो हो रही हैं उनको बैंक पे करेगा। अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी कंस्टिट्यूट एन अंडरटेकिंग ऑन पार्ट ऑफ बैंक टू मेक पेमेंट ऑफ डेफर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ सेलर टू द सेलर बेनिफिशियरी ऑन ड्यू डेट्स इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय कस्टमर बायर। तो वही है साथियों, ड्यू डेट पे अगर उसका कस्टमर, बैंक का कस्टमर जो है या बायर जो है, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है अपनी इंस्टॉलमेंट देने में, तो बैंक जो है वो पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट्स का, किसको? सेलर को, या बेनिफिशियरी भी है वही। इशुएंस ऑफ बैंक गारंटी, प्रिकॉशंस टू बी टेकन। प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं बैंकर को बैंक गारंटी इशू करने से पहले? साथियों ये नॉन फंड बेस्ड लिमिट में आती है बैंक गारंटी, जैसा कि हमने पढ़ा था। बैंक गारंटी और जो एफएलसी इशू होती हैं, ये दोनों जो हैं वो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी दोनों नॉन फंड बेस्ड में आती हैं। तो लाइबिलिटी इसमें होती है, लाइबिलिटी ऑफ द बैंक अंडर बैंक गारंटी डिपेंड्स ऑन 2 फंडामेंटल क्राइटेरियाज। तो बैंक गारंटी में जो बैंक की जो लाइबिलिटी है 2 क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। एक तो अमाउंट कितना गारंटी बैंक कर रहा है, वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए फिगर्स में और वर्ड्स में, और कितने समय के लिए गारंटी दी जा रही है वो भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर गारंटी में समय नहीं दिया हुआ है तो फिर तो वो इंडेफिनिट टाइम के लिए गारंटी हो जाएगी। तो समय और अमाउंट दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। In a guarantee, it is necessary to provide for a time slightly longer than the validity period for the beneficiary to make a claim. The claim period is usually a few months more than the validity period of the guarantee. अब गारंटी में ये ज़रूरी होता है कि जो क्लेम पीरियड है वो वैलिडिटी पीरियड से थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि जो बेनिफिशियरी है उसको समय मिल जाए अपना क्लेम करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए लास्ट डे पे या लास्ट डे से एक दिन पहले इस तरह से अगर लास्ट में डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसके बाद में क्लेम पीरियड भी ख़त्म हो रहा है। क्लेम पीरियड अगर उतना ही है जितना जो है वैलिडिटी पीरियड है, तो फिर जो बेनिफिशियरी है उसको टाइम ही नहीं मिलेगा अपना क्लेम करने के लिए। तो इसीलिए इनकी वैलिडिटी नॉर्मली कुछ महीने ज़्यादा होती है, ताकि वो प्रॉपरली क्लेम कर सके बेनिफिशियरी। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। साथियों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 28 जो है, इसके अकॉर्डिंग ही जो इसका बैंक गारंटी का समय जो है वो तय होता था। तो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। Prior to amendment of section 28 of the Indian Contract Act 1882, most bank guarantee had a standard clause at end of their bank guarantee agreements. As per this clause, the beneficiary was required to enforce his claim within a period of 3 to 6 months, failing which the bank's liability was extinguished and hence the right of the beneficiary. तो अभी जो अमेंडमेंट से पहले, सेक्शन 28 में अमेंडमेंट से पहले एक क्लॉज होता था बैंक गारंटी में, नीचे मेंशन होता था सभी में कि जो भी वैलिडिटी ख़त्म होगी उसके बाद में 3 से 6 महीने का टाइम होता था, उसमें ही क्लेम करना होता था बेनिफिशियरी को। अगर उस समय में बेनिफिशियरी क्लेम नहीं करता था गारंटी में, तो उसके जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बैंक की लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ ही। अर्लियर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़ कुड फाइल सूट अगेंस्ट बैंक विथ 30 ईयर आफ्टर मेकिंग अ क्लेम। और म्यूनिसिपल जो बॉडीज़ थी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे वो 30 साल तक क्लेम कर सकते थे
सो बैंक हैड टू मेक प्रोविजंस फॉर सेम इन देयर बैलेंस शीट फॉर लॉन्गर टाइम। और इसकी वजह से क्या होता था, बैंक को भी अपने बैलेंस शीट में उसका प्रोविज़न रखना पड़ता है, क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी हैं साथियों। बैंक गारंटी जो होती है वो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, मतलब ये बुक्स में मेंशन की जाएगी कि ये कभी ना कभी ये सामने आ सकती हैं, तो उसके लिए प्रोविज़न भी रखना पड़ता है बैंक को। अब अमेंडमेंट के बाद में क्या हुआ है, आफ्टर अमेंडमेंट टू सेक्शन 28 द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू लेस देन अ पीरियड प्रोवाइडेड अंडर लिमिटेशन एक्ट। तो इसमें क्या है, लिमिटेशन पीरियड जो है, जो सूट फाइल करने का पीरियड है, वो लिमिटेशन एक्ट के साथ जोड़ दिया गया है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि लिमिट जो सूट फाइल करने का जो टाइम है, जो लिमिटेशन ख़त्म होने का टाइम है कॉन्ट्रैक्ट का, वो लिमिटेशन पीरियड से कम नहीं हो सकता। और ऐसे केस में क्या हुआ है, इफ़ एज सच इफ़ गारंटी इज़ इन्वोक्ड इन टाइम, अगर गारंटी टाइम से इन्वोक हो गई है, देन बेनिफिशियरी कैन सू द बैंक अप विद इन 30 ईयर्स इफ़ द बेनिफिशियरी गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल बॉडी एंड 3 ईयर्स फॉर अदर्स। तो अगर गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल बॉडी है तो 30 साल तक वो बैंक को सू कर सकते हैं, और बाकी और कोई अदर्स जो हैं वो उनके लिए टाइम जो है वो 3 साल का है, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड आपने देखा हो लिमिटेशन एक्ट में, वो 3 साल का रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जो लोन के डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें भी जो हम बीसी लेटर या बैलेंस कन्फर्मेशन लेते हैं वो हर 3 साल में लेते हैं, क्योंकि वो लिमिटेशन उसकी एक्सपायर ताकि ना हो। Counter guarantee and other security. It is always prudent for banker to secure this contingent liability to cover himself in case it is enforced. तो हमेशा जो है ये एक समझदारी का काम रहता है, प्रूडेंट बैंकर जो हैं वो करते हैं कि कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है, बैंक गारंटी जो उन्होंने इशू की है वो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है, और उसको कवर करके चलते हैं इन केस कि अगर वो इन्फोर्स की जाती है तो उस केस के लिए वो तैयार रहते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, दिस कैन बी डन बाय ऑब्टेनिंग अ काउंटर गारंटी कम इंडेमनिटी एग्जीक्यूटेड बाय कस्टमर इन फेवर ऑफ बैंक। अब इसको वो कैसे करते हैं कि एक काउंटर गारंटी कम इंडेमनिटी एग्जीक्यूट कराते हैं बाय कस्टमर इन फेवर ऑफ बैंक। तो ये गारंटी जो है वो काउंटर इंडेमनिटी जो गारंटी है वो कस्टमर से इशू कराते हैं बैंक के फेवर में, और साथ ही जो नेसेसरी एडिशनल सिक्योरिटी हैं वो भी रखते हैं, जैसे एफडीआर हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, ये सब भी रखते हैं ताकि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड रहे। साथियों नॉर्मली क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो लिमिट बनाई जाती हैं फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, जब भी कोई पर्सन आता है इस तरह का जिसको बैंक गारंटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं तो, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो सामान मशीनरी वगैरह खरीदनी होती हैं, तो वो बैंक गारंटी जैसे फ़ंड बेस्ड लिमिट बनती है वैसे ही नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी उनकी बनाई जाती है, और उसमें मार्जिन रखा जाता है कि इतने तक की फ़ंड बेस्ड लिमिट मान लीजिए है तो उसमें कितने % मार्जिन जो है वो कस्टमर को देना पड़ेगा, तभी बैंक उसमें बीजी इशू करेगा, बैंक गारंटी इशू करेगा। या फिर कई बार क्या होता है जिनकी लिमिट नहीं होती कस्टमर की, तो उस केस में बैंक जो है वो 100% जो है वो एफडीआर वगैरह मांगते हैं कि 100% एफडी या लिक्विड सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें, उसके बाद ही हम उतने अमाउंट की बीजी इशू करेंगे। तो साथियों बैंक गारंटी में इतना ही था, हमने सब कुछ बैंक गारंटी के बारे में इसमें कवर किया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें साथियों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे बैंकर साथियों के साथ शेयर करें जो जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, थैंक यू।